Hi everyone, I hope all of you are doing well. So as all of you know, we are doing the lecture series of reaction mechanism, and today we will continue that series with electrophilic substitution reactions, because we have started with substitution reactions which was classified in three classes: electrophilic substitution, nucleophilic substitution and free radical substitutions. In previous lectures we have completed about nucleophilic substitution SN1, SN2, then free radical substitution, and today we will continue that series with electrophilic substitution reactions. एंड ऑल्सो आपको ये चीज़ बताई गई थी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो हमारे पास एरोमेटिक टाइप के सिस्टम्स में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है और कॉमन है. तो वो रिएक्शंस हमारे पास कि एरोमेटिक सिस्टम्स में कैसे रहती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनका थोड़ा डिटेल्ड हमारे पास एक्सप्लेनेशन चलेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम. और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की सबसे पहले बात करूं तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या देख रहे थे आप, एक नया न्यूक्लियोफाइल आ रहा था और कोई नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज जा रही थी. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में एक कोई नया फ्री रेडिकल जा रहा था और उस पोजीशन से कोई पुराना रेडिकल जो होगा या कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में रिमूव हो रहा था. एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा कि कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वहाँ से उस सबस्ट्रेट से कोई एक लीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही ये है कि किसी एक इलेक्ट्रोफाइल को जब कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस कर पा रहा है, सब्स्टिट्यूट कर पा रहा है. जैसे अगर मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दूँ, सपोज आपके पास है ओलेफिन सिस्टम और सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल है. इलेक्ट्रोफाइल में आप बेशक प्रोटोनेशन की बात कर दो, किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रोफाइल बाहर पड़ा है, तो क्या होगा, यहाँ पे सपोज आपके पास ये H है, यहाँ पे ये Me है, यहाँ पे है इथाइल और यहाँ पे है OH, या फिर यहाँ पे हम रख देते हैं कोई और OH की बजाय हमने रख दिया यहाँ पे क्या रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं हम अगेन मिथाइल. ठीक है, तो इस हिसाब से अब मेरे पास क्या है कि ये जो कार्बन है इनके बीच में पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये डोनेट कर सकता है, डोनर का काम कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो सिर्फ क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, दैट इज डेफिशिएंट स्पीशीज. अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये अगर पोजीशन A है और ये पोजीशन B है तो हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट करवाएं. तो उसके लिए हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाते हैं कि बाद में जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा या कार्बोकेटाइन बनेगा, दैट शुड बी स्टेबल. तो अगर मैं इस यहाँ पे इस पोजीशन पे दो तरीके से आपको दिखाऊं, तो एक मेरा पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे बन रहा है, ठीक है, जहाँ पे है इथाइल और मिथाइल. अगर मैं B से इलेक्ट्रॉन देती हूँ तो मेरे पास बाद में कार्बोकेटाइन A पे बन जाएगा. अगर सपोज में A से इलेक्ट्रॉन दे दी, ठीक है, यहाँ से मैंने ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर लिया कहाँ पे, B पे, और दूसरे केस में मैं कहाँ ऐड कर रही हूँ इलेक्ट्रोफाइल को, A पे, तो मेरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनता, यहाँ यहीं पे बनता, राइट. तो अब खुद देख लो आप, अगर मैंने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया B पे या मैंने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया A पे, दोनों में से आपके पास कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, ऑब्वियस दिस वन, दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन. पता है आपको, टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है ओवर सेकेंडरी, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है ओवर प्राइमरी. सिंपल सी बात, यहाँ पे आपके पास ये सिर्फ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे आपके पास टर्शरी कार्बोकेटाइन है, 3 R ग्रुप्स मिल रहे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी रिएक्शन के लिए वही पाथवे फॉलो किया जाएगा. तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन B से देना प्रेफर करेंगे, बिकॉज अगर B से इलेक्ट्रॉन हमने दिए तो A पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट विल बी स्टेबल. तो इस तरीके से कंसेप्ट ध्यान में रखे जाते हैं अगर ओलेफिन अनसिमेट्रिकल है तो. और अगर सिमेट्रिकल होती सब तरफ आपके पास, सपोज यहाँ पे 2 मिथाइल होते, यहाँ भी 2 ही मिथाइल होते, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिमेट्रिकल थी. तो चाहे यहाँ से कराते चाहे यहाँ से कराते, बट फ़र्क क्यों पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, यहाँ के सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, ये अनसिमेट्रिकल ओलेफिन है. तो अब इस हिसाब से मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब हमने क्या किया है कि बाहर से जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना था वो तो हमने कर दिया है, बाहर से जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना था वो तो हमने यहाँ पे कर दिया है, बट अभी भी मेरे पास इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करके एक न्यूट्रल प्रोडक्ट नहीं मिला है. तो हमने क्या कहा था, एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर से आएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल सिस्टम से लीव करेगा.
तभी हुआ ना सब्स्टिट्यूशन की, कोई वहाँ पे एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट था, उसे लीव करा के कोई नया ग्रुप उसकी जगह पे आ रहा है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो बाहर से तो हमारे पास ऐड हो चुका है इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन यहाँ से क्या लीव करेगा, यहाँ से लीव करेगा अब हमारा ये हाइड्रोजन। सपोज हमारे पास कोई बेस है, कॉन्जुगेटेड बेस है या नॉर्मल बेस है किसी भी टाइप का, तो वो क्या कर सकता है, इस प्रोटोन को रिमूव करेगा, और जब इसे यहाँ पे रिमूव करेगा तो ये किस फॉर्म में जाएगा, H+ की फॉर्म में, H+ की फॉर्म में जाएगा। तो इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, और अगर इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है तो ये सिस्टम को वापस उसके इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, जिससे ये न्यूट्रल हो जाएगा और आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से देखने को मिल जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक वाला एग्जांपल है, अभी हमने एरोमेटिक सिस्टम को यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ अभी आपको बताया जा रहा है कि अगर बेसिक हम ओलेफिन वाला एग्जांपल लेते हैं तो हम उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे कहेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास इस बेसिस पे कही जा सकती है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड हुआ, ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहीं से कोई H+ या कोई और भी डेफिशिएंट स्पीशीज़ रिमूव करवाते हैं उसे स्टेबलाइज करने के लिए, तो वो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ऐसा ही कुछ मैकेनिज्म हम एरोमेटिक सिस्टम में देखेंगे। एक आपके पास एडिशन वाला भी आता है, वो मैं आपको बताऊंगी, बट उसमें आपके पास फिर ये एलिमिनेशन वाला स्टेप जो है ये हम वहाँ पे नहीं कराएंगे ना, क्योंकि एडिशन में क्या होगा, सिर्फ आपके पास ऐड होगा तो वो उतना स्टेप खत्म हो जाएगा। बट ये हमारे पास दोनों स्टेप्स में चल रहा है, 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या होता है कि जिस इलेक्ट्रोफाइल ने ऐड होना है वो ऐड होता है, सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, फिर उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई एक ग्रुप यहाँ से लीव करता है, तब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट मानी जाती है। यानी हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमारे पास ये जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अभी एरोमेटिक सिस्टम में करवाने वाले हैं, ठीक है, वो हमारे पास 2 स्टेप प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है। तो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्या करेंगे, हम मैकेनिज्म की बात कर लेंगे। ये मैं जनरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही थी ताकि हम जब एरोमेटिक सिस्टम में आए तो आपको पता रहे कि हमने पहला स्टेप क्या किया था, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दिलवाए थे सिस्टम से, और दूसरे ही स्टेप में हमने उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोटोन को इन द फॉर्म ऑफ H+ रिमूव किया था। सो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन 2 स्टेप प्रोसेस होती है ये। और 2 स्टेप प्रोसेस कैसे, जैसे सपोज आपके पास है कोई भी एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है, और उस एरोमेटिक सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे है ये H, ठीक है, और सामने हमने अभी जैसे इलेक्ट्रोफाइल की बात करी थी तो उसे मैं ले रही हूँ यहाँ पे Y+ की फॉर्म में। तो क्या होगा कि हमारे पास ये H में क्यों रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इसे मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकती थी ARH, क्योंकि H+ जाएगा उसी की जगह तो Y+ आएगा, तभी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। तो क्या होता है कि ये यहाँ पे इसे इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, सिस्टम, क्योंकि अभी कोई सिलेक्टिविटी नहीं है कि कहाँ से जाना है, 6 के 6 कार्बन बिल्कुल सेम है। तो अभी हमारे पास कहीं पे भी हम इस Y को ऐड कर लेंगे, तो ऐसा करने से इसकी जो ये दूसरी पोजीशन होगी जिसकी अब वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज देखो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दोनों कार्बन के होते हैं। अब एक कार्बन तो इसके साथ बॉन्डिंग करके अपने 4 बॉन्ड पूरे कर लेता है, लेकिन दूसरे कार्बन को क्या होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन भी चले गए और साथ में उसकी बॉन्डिंग भी पूरी नहीं हुई, तो उस पर क्या आ जाता है फिर पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये हमारे पास हो गया इसका फर्स्ट स्टेप, ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप, ठीक है, और यही फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है स्लो स्टेप, इट मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, ये फर्स्ट स्टेप ही है, यही स्लो स्टेप होता है कि किस तरीके से ये अपने इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर पा रहा है। और अगर दूसरे स्टेप की बात करूँ तो दूसरे स्टेप में अब मेरे पास क्या होगा, इसकी एरोमेटाइजेशन हमें वापस करनी होती है। इसकी एरोमेटाइजेशन वापस करने के लिए आपके पास कोई भी स्पीशीज़ है, सपोज कोई बेस है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना,
मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात क्यों कर रही हूँ, बिकॉज कोई भी अगर आपके पास ऐसी स्पीशीज़ रहती है जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन इस H को दे सकते हैं, और जब H को बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो सिस्टम के इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं करेगा। इट मीन्स वो H+ की फॉर्म में ईजिली जा सकता है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही दे जाएगा, क्योंकि उसे कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस हिसाब से अब आपके पास क्या होगा, ये सिस्टम वापस से एरोमेटिक हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, Y। सो जो मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस का, एरोमेटिक सिस्टम का, वो 2 स्टेप होता है। ये हमारे पास स्लो स्टेप है, ये हमारे पास फास्ट स्टेप है, जिसमें पहले स्टेप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट कराए जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। आफ्टर दैट उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए री एरोमेटाइजेशन वाला स्टेप फॉलो किया जाता है, और हमें अल्टीमेटली देखने को मिलता है कि यहाँ से H+ रिमूव हुआ और ये जो Y+ था वो उसकी जगह पे आ गया। दैट्स वाई हमने इसको नाम दिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, ये हुई हमारे पास बिल्कुल बेसिक बात। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मेरे पास अगर ऐसे कोई बेंजीन रिंग दिए है ना, कोई भी एरोमेटिक सिस्टम है, और इस पे मुझे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन करानी है, तो आपको अभी पता चल गया कि वो 2 स्टेप प्रोसेस होते हुए किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहीं भी हो सकती है, क्योंकि कोई सिलेक्टिविटी नहीं है। बट इन केसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे पास सिलेक्टिविटी का ही आता है, ओरिएंटेशन का आता है, डायरेक्शन का आता है। जैसा कि आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट बताया गया था कि जो एरोमेटिक सिस्टम्स होते हैं, इन एरोमेटिक सिस्टम के पास खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है। और अगर एरोमेटिक सिस्टम के पास अपना बढ़िया इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना है, अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ कि सामने एक न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ है विच इज़ इलेक्ट्रॉनिकली रिच, और एक इलेक्ट्रोफाइल पड़ा हुआ है विच इज़ इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। तो आप मुझे ये चीज़ बताओ कि कौन से स्पीशीज़ के साथ एरोमेटिक सिस्टम रिएक्शन करने के लिए सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होगा, ये सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कराएगा। तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। क्यों? बिकॉज अगर इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है तो ये क्या चाहेगा कि सामने मुझे डेफिशिएंट स्पीशीज मिले ताकि ये रिएक्शन आसानी से कर सके। अगर खुद भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, सामने वाली स्पीशीज भी खूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके आ रही है, तो वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रखेंगे तो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, पढ़िए ना आपने चीज़ अपोजिट अट्रैक्ट, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट यहाँ चलता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल, ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए। क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से बेटर डोनर का काम कर सकता है, तो सामने हमें क्या चाहिए, एक्सेप्टर चाहिए, और एक्सेप्टर इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। दैट्स वाई एरोमेटिक सिस्टम में जो मोस्ट कॉमन रिएक्शंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं वो हमारे पास होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। न्यूक्लियोफाइल के साथ अप्रोच ना करने की वजह ये रीज़न होता है कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो जैसे ही पास आएंगे रिएक्शन के लिए एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट जनरल कंडीशंस में नहीं होता है, बट इन सम केसेस आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैन ऑल्सो हैपन, बट इन सम केसेस न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैन ऑल्सो हैपन। अब खुद सोचो, लॉजिकली सोचो, कब हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल इस रिंग के साथ अप्रोच कर पा रहा है। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और वो चाहिए भी अगर किसी के साथ अप्रोच करना है तो, बट उसे क्या चाहिए कि सामने वाली जो स्पीशीज़ है वो बेटर एक्सेप्टर होनी चाहिए, उसके पास किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इस रिंग पे सपोज आपके पास NO2 ग्रुप्स इस तरीके से रख दूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन है, या फिर आपके पास यहाँ पे साइनाइड ग्रुप्स रख दूँ, ठीक है, यहाँ क्लोरीन है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जाएगा ना, यहाँ से नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज जाएगी। तो सपोज मैं यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल भेज रही हूँ बाहर से, ठीक है, OH नेगेटिव ही भेज रही हूँ सपोज, ठीक है, तो ये OH नेगेटिव यहाँ अटैक कर सकता है, क्लोरीन को बाहर कर सकता है।
क्यों अप्रोच कर पा रहा है अब? क्योंकि रिंग के ऊपर कैसे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और अगर रिंग के ऊपर, एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स रहेंगे तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रिंग की होती है उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं और रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है पहले के कंपैरिजन में। और अगर रिंग इन ग्रुप्स की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रही है तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जिससे सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो उस केस में तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। बट कुछ केसेस में हो सकता है, और वो कुछ केसेस क्या हैं कि अगर हमारे रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो, जिस ग्रुप की हमने, जिस न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन करानी है जो नेगेटिव चार्ज लेके इजीली रिमूव हो सकता है, अगर वैसे ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करानी है तो उसके एडजेसेंट हमें कैसे ग्रुप्स चाहिए होते हैं? स्पेशली ऑर्थो और पैरा पे, स्पेशली ऑर्थो और पैरा पे, उस ग्रुप के ऑर्थो और मेटा पे कह सकते हैं आप, या फिर ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, मतलब अगर उसके एडजेसेंट जितने पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स रहेंगे उतना ही बढ़िया न्यूक्लियोफाइल का रिंग के साथ इंटरेक्शन होगा और उतनी आसानी से वो ग्रुप फिर यहाँ पे क्या कर सकता है? लीव कर सकता है और सब्स्टिट्यूशन दिखा सकता है। सो अगर इस न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को मैं आपको इस तरीके से दूं कि मेरे पास एक ग्रुप है, ये क्लोरीन है, इसके पैरा पे NO2 है, ठीक है, एक आपके पास ये क्लोरीन है जिसके मेटा पे NO2 है, और एक आपके पास ये सिंपल है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। बताओ कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है ना भी, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किस रिंग में सबसे फास्ट होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, क्योंकि NO2 कहाँ है? पैरा पे। तो अगर पैरा पे रहता है तो जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अप्रोच करता है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है फिर ये कॉन्जुगेशन फर्दर NO2 के ऑक्सीजन तक चली जाएगी अगर NO2 कहाँ है? पैरा पे है या ऑर्थो पे है। बट अगर इस तरीके का ग्रुप मेटा पे है तो मेटा पे वो रेजोनेंस तो नहीं होती है इस ग्रुप के साथ, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये रेजोनेंस में तो नहीं जाएगा, बट स्टिल इसका -I वर्क करेगा, यानी किसी भी इफेक्ट से ये रिंग को डेफिशिएंट कर रहा है। तो अगर इन तीनों में मैं देखूं और न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना है तो इसके लिए सबसे फास्ट या ससेप्टिबल कौन सी रिंग रहेगी? फर्स्ट, क्योंकि इसका NO2 पैरा पोजीशन पे है, तो जब ये यहाँ पे अटैक करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स NO2 के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में जाएंगे जिससे ये अटैक सबसे फिजिबल हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे हमारे पास यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सेकेंड नंबर पे इंडक्टिव इफेक्ट वाला है, क्योंकि माना कि नेगेटिव चार्ज जब मेटा पे रहेगा ये ग्रुप तो उसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में उतने अच्छे से नहीं जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये -I इफेक्ट शो कर सकता है, बट इसमें ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं है। दैट्स वाई अगर ऑर्डर की बात करूँ तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये ऑर्डर रहेगा, या पूछा जाए सबसे फास्ट तो फर्स्ट रहेगा और सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी तो थर्ड रहेगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी हम डिस्कस करते हैं, बट बहुत कम। मेजरली जो हमें देखने को मिलती हैं वो हमारे पास, क्योंकि ये तो कुछ कंडीशंस में वर्क कर रहा है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एज सच कोई कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती, ये हमें बिल्कुल बेसिक वाले कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग ही रिएक्शंस शो करते हैं। ठीक है, तो अब हम फर्दर डिटेल स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। सो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है सब्स्टिट्यूएंट्स का, कि एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे प्रेजेंट है। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ठीक है, लाइक OH है, NH2 है, या OC डबल बॉन्ड OCH3 है, ठीक है, या आपके पास OR ग्रुप है एरोमेटिक सिस्टम के साथ, हाँ, या फिर आपके पास यहाँ पे मिथाइल है या R ग्रुप्स हैं, इस तरीके से, है ना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स का ये सारा डिटेल आपको GOC में बताया गया था कि कौन रिलीजिंग है कौन विड्रॉइंग।
अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास जैसे CHO है, या फिर आपके पास कीटोन है, ठीक है, या ऐसे कार्बोनिल एस्टर है, या साइनाइड है, NO2 है, ऐसे बहुत सारे आपके पास विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो क्या देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड ऑल्सो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं दे आर मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और इन दोनों ही बातों का मतलब मैंने आपको तब बहुत अच्छे से क्लियर किया था। एक क्विक रिवीजन अभी भी हम करेंगे कि क्या मतलब होता है इन चीज़ों का। इन चीज़ों का मतलब है कि अगर आपके पास सपोज नॉर्मल बेंजीन रिंग दिया, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को नहीं पता वो 6 कार्बन है, 6 कार्बन में से कहीं पे भी जाके सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ठीक है, H+ की जगह आ सकता है। बट अगर आपके पास यहाँ से कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो ये ग्रुप्स आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि इन ग्रुप्स के या तो ऑर्थो या तो पैरा पे ही उसका सब्स्टिट्यूशन होगा। दैट्स वाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, डायरेक्शन देते हैं। और अगर ऐसे ग्रुप हुए तो इस ग्रुप की मेटा पोजीशन पे ही आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा या सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये ग्रुप्स बताते हैं आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कि आपके लिए मेटा पोजीशन सबसे बेस्ट है, ठीक है। एज वेल एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग क्या था हमारे पास कि नॉर्मल बेंजीन रिंग अगर हमारे पास रिएक्शन सपोज 5 मिनट में कर रही है, ठीक है, कोई भी एक हमारी नाइट्रेशन की है, सल्फोनेशन की है, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, वो 5 मिनट में कर रही है। बट उसी बेंजीन पे सपोज मैंने OH ग्रुप रख दिया, उसे फिनोल बना दिया, तब वो रिएक्शन फास्ट होती है या स्लो। या उसी बेंजीन पे मैंने CHO ग्रुप रख दिया तो वो मेरे पास रिएक्शन पहले के कंपैरिजन में फास्ट होती है स्लो। वो चेक करते ही हमें पता चलता है कि वो ग्रुप्स एक्टिवेट कर रहे हैं रिंग को या डीएक्टिवेट कर रहे हैं। इन केस अगर जैसे मैंने आपको बताया था विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट कोई रिएक्शन 5 सेकेंड्स में हो रही है या 5 मिनट में हो रही है, OH के साथ अब वो 3 मिनट में होने लग गई, मीन्स उसने रिंग को एक्टिवेट कर दिया। और अगर CHO के साथ वही रिएक्शन आपकी अब 10 मिनट में हो रही है, मीन्स रिंग को उसने डीएक्टिवेट कर दिया। तो दोनों वर्ड्स डिफरेंट हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मीन्स आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन देना कि मेरे ऑर्थो पे आप सब्स्टिट्यूट हो सकते हो या मेरे पैरा पे आप सब्स्टिट्यूट हो सकते हो, वो बेस्ट है आपके लिए। मेटा का मेटा डायरेक्शन मिल रही है। बट एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग का लिंक अलग होता है कि जो रेफरेंस वाली बेसिक है उसके कंपैरिजन में अब रेट इंक्रीज कर रहा है इस ग्रुप के आने से या डिक्रीज कर रहा है। तो ये रिलीजिंग और विड्रॉइंग वाला तो हमें क्लियर हो चुका है। बट एक कैटेगरी और आती है, दैट इज हैलोजेंस। सो हैलोजेंस को थोड़ा सा हम अलग से लेके चलते हैं क्योंकि इनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट रहता है। डिफरेंट क्यों रहता है? दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, these are ortho para directing but deactivating groups, जनरली हम क्या देख रहे थे कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है वो एक्टिवेट कर रहे हैं, जो मेटा डायरेक्टिंग है वो डीएक्टिवेट कर रहे हैं। बट यहाँ अपोजिट है कि है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करने की कोशिश करें तो नेगेटिव चार्ज जो इनके पास लोन पेयर होते हैं ना, उनको अगर रिंग को डोनेट करने की कोशिश करें तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो या पैरा पे ही आएगा। बट अगर बात करें डीएक्टिवेटिंग की तो डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और -I कह सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो अपना -I इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इनको स्पेशली याद रखना है कि अगर इनके साथ रिएक्शन करानी है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये अभी भी पोजीशन की जो डायरेक्शन देंगे वो ऑर्थो और पैरा की ही देंगे, बट ये कंपैरेटिवली रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं ड्यू टू देयर -I इफेक्ट। सो ये 3 कैटेगरीज को आपने ध्यान में रखना है कि कौन आपके पास ऑर्थो पैरा कराता है, कौन मेटा कराता है और कौन ऑर्थो पैरा कराने के बाद भी रिएक्शन को डीएक्टिवेट कराता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक सिस्टम की।
वैसे अगर देखा जाए तो आपके सिलेबस में मोनो सब्स्टिट्यूटेड तक ही मेंशन किया है, बट हम डाई सब्स्टिट्यूटेड को भी डिस्कस ज़रूर करेंगे कि 2 ग्रुप्स हमारे पास आ जाते हैं, फिर हमें किस तरीके से डिसाइड करना है कि कौन सी पोजीशन आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए डिसाइड की जाएगी। ठीक है, तो पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात कर लेते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड है जैसे आपके पास क्लोरोबेंजीन, तो इसमें मैं मल्टीपल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करा सकती हूँ। जैसे मेरे पास क्या क्या एग्जांपल है, अगर मैं फर्स्ट यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास क्लोरीनेशन है, जिसे आप हेलोजिनेशन के कंसेप्ट में ले सकते हो। सेकंड मेरे पास नाइट्रेशन की प्रोसेस है। थर्ड मेरे पास सल्फोनेशन है। फोर्थ मेरे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। फिफ्थ मेरे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो ये कुछ मैंने कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं जिनमें हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। बट यहाँ पे जो क्लोरीन आपके पास है, इसमें अगर देखा जाए तो एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक पे पार्शियल नेगेटिव। तो जो पार्शियल पॉजिटिव वाला होता है वही इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास रहेगा। अब जैसे आपको बताया है मैंने कि हैलोजेंस कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इट मीन्स आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये बताएंगे कि या तो इसकी ऑर्थो पोजिशन पे सब्स्टिट्यूट होना है या फिर पैरा पोजिशन पे होना है। ठीक है, तो दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, बट मेजर हमारे पास कौन सा बनता है, पैरा। ठीक है, तो हमारे पास पैरा वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास है नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है हमें कि ऑर्थो पे भी NO2 ऐड हुआ है, एज वेल हमारे पास पैरा पे भी ऐड हुआ है। तो इसमें भी मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला। ठीक है, इसमें भी हमारे पास ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। उसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो थर्ड कंडीशन है हमारे पास, ये थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन की। तो सल्फोनेशन के लिए भी हमारे पास ये जो SO3H पार्ट है ये कहाँ पे ऐड हो रहा है, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, लेकिन मेजर कौन होगा हमारे पास, पैरा वाला। तो जस्ट आपको ये देखना है कि रिएक्शन कौन सी है, इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, एज वेल ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। एक बार ये चीज़ समझ आ गई तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है आपको प्रोडक्ट तक पहुंचने में, बहुत ईजी रिएक्शंस होती है। ठीक है, अगर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करूँ तो इसमें ये जो एल्काइल ग्रुप होता है इस पे रहता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो साथ में लिविंग ग्रुप होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये पार्शियल पॉजिटिव वाला पार्ट ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल ही जाएगा ना सब्स्टिट्यूट होने। बट ये हमारे पास या तो पैरा पे होगा या तो ऑर्थो पे होगा, लेकिन मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास स्टेबल जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल बनता है, दैट्स वाई पैरा वाले की जो क्वांटिटी है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर बात करूँ मैं एसाइलेशन की, तो बिल्कुल सेम रिएक्शन होती है। ठीक है, ये एनहाइड्रस AlCl3 आपके पास लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड ज़रूरी नहीं है AlCl3 हो, ये आपके पास BF3 या और भी एग्जाम्पल्स दे सकता है, बट ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे पास ये जो सेंटर एटम है इसके पास वैकेंसी हो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि लुईस एसिड वही माना जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रहती है। सो ये हमारे पास लुईस एसिड की हेल्प में होती है रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी और एसाइलेशन भी, इन्हीं से रिएक्शन एक्टिवेट होती है, फास्ट होती है। सो यहाँ पे आपके पास एल्काइल ग्रुप आया, तो यहाँ पे आपके पास एसाइलेशन में क्या जाएगा, एसाइल ग्रुप। तो एसाइल ग्रुप अगेन या तो ऑर्थो पे आ सकता है या पैरा पे आ सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा, जब एसाइल ग्रुप पैरा पे आएगा। तो ये कॉमन रिएक्शंस तो आपने पहले भी पढ़ी होंगी, बट यहाँ पे मैं इनको क्यों डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो वर्ड में यहाँ पे ग्रुप्स के साथ बताना चाह रही थी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, वो वर्ड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस ग्रुप को देखो, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट जो है वो फाइनली बनेगा। और रिएक्शंस बेसिकली आपके पास ऐसी ही रहेंगी, ग्रुप चेंज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, रिलीजिंग की जगह विड्रॉइंग या कोई और ग्रुप आ सकता है, बट रिएक्शंस जनरली ऐसी रहती है, या हेलोजिनेशन या नाइट्रेशन या सल्फोनेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल भी है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस के, तो वो एग्जाम्पल भी हमें पता होने चाहिए कैसे कैसे होते हैं। लाइक एक डीसल्फोनेशन की आपके पास प्रोसेस है, जैसे अभी आपने एरोमेटिक सिस्टम बनाया था ऐसे कोई भी, है ना, जिसमें सल्फोनेशन आपके पास हुई हो। ठीक है, ऐसे सिस्टम की बात कर रही हूँ। AR स्टैंड फॉर एरोमेटिक या एराइल ग्रुप।
तो अगर आपके पास ऐसे सल्फोनेशन हो रखी है और आप उसको देते हो फर्दर एसिडिक कंडीशंस H+, ठीक है, जैसे आपके पास HCl, H2SO4, ऐसे कोई भी आपके पास एसिड है, मिनरल एसिड जो H+ आइंस दे सकता है, साथ में अगर वाटर हाइड्रोलिसिस के लिए यूज़ करते हो, तो ये प्रोसेस हमारे पास डीसल्फोनेशन की होती है। क्योंकि H+ भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो आपके पास ये वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से लीव कर रहा है और नया इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह पे आ रहा है। जैसे आपने सल्फोनेशन की प्रोसेस कराई, बस उसके रिवर्स है डीसल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या हुआ था, H+ गया था और आपके पास ये SO3H पार्ट आया था। अब क्या हो रहा है डीसल्फोनेशन में, SO3H पार्ट जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज और उसकी जगह H+ आ रहा है। तो डीसल्फोनेशन की प्रोसेस भी आपके पास क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब उसके बाद एक नाइट्रोसेशन, नाइट्रेशन एंड नाइट्रोसेशन बोथ आर डिफरेंट, ध्यान रखिएगा। नाइट्रेशन में NO2 पार्ट आया था एज इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोसेशन में आपके पास जस्ट NO पार्ट आएगा एज इलेक्ट्रोफाइल। बट ये आपके पास रिएक्शन जो है ये हाईली रिएक्टिव, जो एरोमेटिक सिस्टम होंगे, हाईली रिएक्टिव एरोमेटिक सिस्टम्स होंगे, वहीं पे देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसे नहीं है कि बेसिकली कहीं भी देखने को मिल सकती है। इसके लिए थोड़ा सा मतलब ये देखा गया है कि जो एरोमेटिक सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है उसकी रिएक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास नाइट्रोसेशन जब होगी, NO पार्ट आएगा एज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से, तो नाइट्रोसो कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रोसो कंपाउंड। सो डिफरेंस क्लियर होना चाहिए नाइट्रेशन में एंड नाइट्रोसेशन में। डन। दूसरा आपके पास एक बहुत कॉमन एग्जांपल आता है डायएजो कपलिंग का। डाइजोनियम सॉल्ट बनवाते हो ना, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट। ये डाइजोनियम सॉल्ट जब किसी दूसरे एरोमेटिक सिस्टम के साथ यहाँ पे कपलिंग करता है, तो ये भी आपके पास H+ की फॉर्म में यहाँ से जाता है। और ये देखो नाइट्रोजन जो आने वाला है उसके पास भी प्लस चार्ज है ना, तो दोनों आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह पे आएगा। तो ये आपके पास एरोमेटिक सिस्टम, ये वाला इतना यहाँ से H+ गया और इसका ये जो N2+ वाला पार्ट था ये हमारे पास एजो कपलिंग में, यहाँ पे या डायएजो कपलिंग में इन्वॉल्व हो गया। तो ये N2 ओपन करके हमने लिख दिया, साथ में ये आ गया अपना AR-, यानी एक एराइल सिस्टम ये, तो दूसरा एराइल सिस्टम ये। तो क्या हो गया आपके पास, ये एजो कंपाउंड बन गया। और इसी को हमने कहा है डायएजो कपलिंग, जब दो एरोमेटिक सिस्टम आपस में कपल कर रहे हैं जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट है। तो ये तो बेसिक रिएक्शन आप सब ने पढ़ी होगी। दैट्स वाई यहाँ मैं क्यों कंबाइन करवा रही हूँ इन सारे एग्जांपल्स को, आपको बता रही हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि अगर आपके पास ऐसी कोई भी रिएक्शन आती है, सपोज 4 ऑप्शन दिए कि बताओ ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, तो आप फटाफट बता सको कि इस रिएक्शन में मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाला फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया, यहाँ पे एजो कंपाउंड बन गया, क्लियर। X आपके पास ज़्यादातर हेलोजन ही होता है, जो HX की फॉर्म में चला गया। H कहाँ से आता, H+ वाला। डन, कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट रिमर-टिमन रिएक्शन, कितनी बेसिक रिएक्शन है, पढ़ी होगी आपने। क्या होता है रिमर-टिमन रिएक्शन में, फिनोल के साथ देखने को मिलता है, क्लोरोफॉर्म विथ बेस यूज़ किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म और बेस ये जो यूज़ कर रहे हैं, इसकी हेल्प से एक्चुअली बनता क्या है वहाँ पे, कार्बीन। क्या बनता है, कार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। और कार्बीन का आपको बताया था ना कैसा नेचर होता है, वैसे तो एम्बीफाइल होता है बट प्रेफरेंशियली वो कैसा एक्ट करना प्रेफर करता है, सबसे पहले एज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। दैट्स वाई जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग के ऊपर आएगा तो यहाँ से H+ जाएगा ना, दैट्स वाई ये भी कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसका आपका फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से बनता है, विच इज सैलिसिल एल्डिहाइड। यानी ये जो फिनोल होता है इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाता है, CHO ग्रुप। बट इन शॉर्ट अगर आपको एग्जाम्पल्स के बेसिस पे मुझे बताना है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो एग्जाम्पल आपने पहले करे वो हमें देखने को मिल जाते हैं। बट जैसे ये इन एग्जाम्पल्स की बात कर रही हूँ, स्पेशली नाइट्रोसेशन, डायएजो कपलिंग, तो इसके लिए हमारे पास जो ये एरोमेटिक सिस्टम है या कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी रिएक्टिव होनी चाहिए, तब ये रिएक्शंस भी पॉसिबल होती हैं, ठीक है। बट ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बट यहाँ तक जो बात हुई है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड की हुई है कि एक ग्रुप है तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे या मेटा पे, ये सब डिस्कशन हमारे पास यहाँ पे हुआ। बट अगर हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड हैं सपोज, तब हमारे पास किस तरीके से उनकी ओरिएंटेशन डिसाइड की जाती है वो अब हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी हमने बात करी कि अगर हमारे पास सपोज कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, तो वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि या तो वो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा, ठीक है, या फिर हमारे पास पैरा पोजीशन पे ऐड होगा, ठीक है, यही बात की हमने। या फिर हमने दूसरी बात करी कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सपोज, है ना, जैसे CHO ही है, तो वो फिर हमें इलेक्ट्रोफाइल को एडिशन या सब्स्टिट्यूशन करने के लिए कौन सी पोजीशन बताता है, मेटा, क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या होता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पे बनता है या पैरा पे बनता है। अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें, लाइक OH है, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा अपने रिंग को, ठीक है, डोनेट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज रिंग पे कौन सी पोजीशन पे बनेगा, ऑर्थो पे। या इसे फर्दर में अगर स्टेबलाइजेशन में लेके जाती हूँ तो उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज कहाँ बनेगा, पैरा पे, ठीक है। या फिर वापस आगे लेके जाती हूँ तो मेरे पास अगेन ऑर्थो पोजीशन। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहेगा तो उनकी हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इंक्रीज हो रही है। और क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो नहीं कह सकते, बट कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो ये उसी पोजीशन को प्रेफरेबल मानता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिल रही है, इट मीन्स ऑर्थो या पैरा, ठीक है। बट विड्रॉइंग के केस में क्या होता है कि विड्रॉइंग के केस में हमारे पास जब यहाँ पे कार्बोनिल टाइप है तो ये तो रिंग के इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ पुल कर लेगा, ये डोनेट नहीं करेगा, ये विड्रॉ करेगा। और अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे आ जाता है, ऑर्थो पे। और अगर ये ऑर्थो पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए ना बाहर की तरफ, तो इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए फर्दर पॉजिटिव कहाँ आ सकता है, पैरा पे। अगर आगे फिर स्टेबलाइज करेंगे तो ऑर्थो पे। यानी जब विड्रॉइंग ग्रुप रह रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है। और अगर विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कभी भी ऑर्थो और पैरा पे ऐड नहीं होगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ रही है, ठीक है। दैट्स वाई कहाँ पे ऐड होता है, मेटा पे। तो ये बात तो हमने पहले भी करी थी, अभी फिर से हम रिवीजन के लिए कर रहे हैं। जो सिंगल सब्स्टिट्यूटेड या मोनो सब्स्टिट्यूटेड थे उसका तो हमें क्लियर हो गया। बट अगर हमारे पास सपोज डाई सब्स्टिट्यूटेड है ना, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें जैसे डाई सब्स्टिट्यूटेड की, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में दो केस हम जनरली यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं स्टार्टिंग में। और वो क्या है कि अगर आपके पास फर्स्ट केस ऐसा है कि जिसमें दो जो ग्रुप्स दिए गए हम वो दोनों किसी एक ही पोजीशन की ओरिएंटेशन को हमें बता रहे हैं कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किसी एक ही पोजीशन पे आएगा, यानी वो दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, तब तो इजी है। बट कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें वो दोनों ग्रुप एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, उन दोनों के अकॉर्डिंग एक ही पोजीशन नहीं बन रही है इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उस तरीके से मैंने ये दो केस यहाँ पे बनाए हैं। तो देखो फर्स्ट केस में क्या है, CH3 इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और विड्रॉइंग होता है मेटा डायरेक्टिंग। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे अगर CH3 के मैं देखूँ तो CH3 के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है बट ऑर्थो अभी भी फ्री है, और NO2 के रिस्पेक्ट में यही पोजीशंस मेटा होंगी। इट मीन्स ये दोनों पोजीशंस इक्वली ससेप्टेबल है, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन किया ना, इसकी ऑर्थो और इसके लिए मेटा, यानी दोनों ही तरीके से ये दोनों पोजीशंस हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोनों की जस्टिफिकेशन हो गई दोनों ग्रुप्स की। यहाँ पे ये भी हमारे पास विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा तो
पहले से ही ऑक्यूपाइड है, ये वाली मेटा भी ऑक्यूपाइड है। अब बचती है सिर्फ ये पोजीशन जो इसके रिस्पेक्ट में भी मेटा, इसके रिस्पेक्ट में भी मेटा। इट मीन्स दोनों ने फिर एक दूसरे को यहाँ पे कॉपरेट किया, कॉपरेशन इफेक्ट शो किया। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इट मीन्स ये रिंग को अगर ये डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और साइनाइड एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसके लिए देखूं तो इसकी ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा ये पोजीशन होनी चाहिए, और साइनाइड के रिस्पेक्ट में मेटा होनी चाहिए। तो देख लो बिल्कुल सही है, साइनाइड के रिस्पेक्ट में ये भी मेटा है, ये भी मेटा है, तो और उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा भी है। इट मीन्स बिल्कुल सही है हमारे पास। तो ये फर्स्ट केस है। ऐसा केस अगर देखने को मिलता है तो दिक्कत नहीं आती है, बिकॉज उसमें दोनों ही ग्रुप्स एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन हमारे पास कब बनता है, जब हमारे पास ऐसे ग्रुप्स हों जो एक से ज़्यादा पोजीशंस हमारे पास बता रहे हैं, या फिर जो किसी एक का ऑर्थो है वो दूसरे का मेटा नहीं है। फिर दिक्कत आती है कि अब ओरिएंटेशन के लिए हम किसे चूज करें। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं वे डोमिनेट करते हैं ओवर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो जो भी हमारे पास बढ़िया रिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर वो ग्रुप है तो उन्हीं की सुनी जाएगी, उनके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रोफाइल की ओरिएंटेशन फिक्स की जाएगी। जो डीएक्टिवेटिंग है उनके अकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखो जैसे OH भी है और CH3 भी है, बट OH की जो हमारे पास एक्टिवेटिंग पावर है वो CH3 के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब पैरा पोजीशंस तो ऑक्यूपाइड है, अब OH के रिस्पेक्ट में लेते तो ये ऑर्थो होता, CH3 के रिस्पेक्ट में लेते तो ये ऑर्थो होता, बट दोनों में से किसी एक ही जगह सिंगल नाइट्रेशन हो रही है ना, हमारे पास सिंगल स्टेप है। दैट्स वाई किसके अकॉर्डिंग लेंगे हम, जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, इसलिए NO2 इसके एडजेसेंट आया है, ठीक है। दूसरे में CHO क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और OH क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और दोनों एक दूसरे के कहाँ है, मेटा पे। तो अब इस केस में अगर मैं विड्रॉइंग के लिए देखूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के लिए देखूं तो हमारे पास ये डीएक्टिवेट करेगा और OH क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो हम किसके इफेक्ट को लेंगे, जो एक्टिवेट कर रहा है, और OH के अकॉर्डिंग या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे होनी चाहिए थी, ठीक है। दैट्स वाई हम यहाँ पे इसकी ऑर्थो पे ना करा के इसकी कहाँ पे करा रहे हैं, पैरा पे करा रहे हैं, बिकॉज ये हमने पढ़ा है कि अगर पैरा पोजीशन फ्री हो तो हमारे पास ये जो सब्स्टिट्यूशन है पैरा पे ही मेजर होती है। ये तो हम यहाँ इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इनकी पैरा ऑक्यूपाइड थी, इसलिए फिर ऑर्थो वाले को चूज़ किया। अदरवाइज पहले प्रेफरेंस जो होती है वो किसके लिए रहती है, पैरा के लिए रहती है। दैट्स वाई यहाँ पे जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स थे उनके अकॉर्डिंग हमने इसकी ओरिएंटेशन फिक्स करनी है। तो सिंपल है, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। फर्स्ट आपके पास है, अगर कंक्लूजन के बेसिस पे बताऊँ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब अगर आपके पास सिंपल बेंजीन दिए कहीं पे भी ऐड हो सकता है। अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन है तो चेक करो कि रिलीजिंग है या विड्रॉइंग। रिलीजिंग होगा तो ऑर्थो या पैरा पे, जिसमें पैरा के लिए प्रेफरेंस ज़्यादा रहती है। पैरा ऑक्यूपाइड है फिर हम ऑर्थो पे बना देते हैं, और अगर विड्रॉइंग है तो मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। ये हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड। फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड। डाई सब्स्टिट्यूटेड में भी आपके पास ऐसा केस हो सकता है कि अगर आपके पास दोनों ही ग्रुप एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं फिर तो पोजीशन की टेंशन ही नहीं है। बट अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट पोजीशंस लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो हम इस प्रेफरेंस को याद रखते हैं कि जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ओरिएंटेशन फिक्स की जाती है रेदर देन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने बात करी वो करी हमने ऑर्थो, पैरा या फिर मेटा सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। बट इसके अलावा एक और सब्स्टिट्यूशन होती है विच इज़ नोन एज इप्सो सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि इप्सो सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। जब आप इस तरीके से बात करते हो एरोमेटिक सिस्टम में, आपके पास सपोज यहाँ पे कोई ग्रुप है, ठीक है, आपने इसकी ये जो नेक्स्ट पोजीशन होती है इसे कहा ऑर्थो, इस पोजीशन को कहा आपने मेटा, और इसके बिल्कुल अपोजिट जो पोजीशन होती है उसे आपने कहा पैरा। तो जिस पोजीशन पे, जिस कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उस पोजीशन को कहा जाता है इप्सो। इप्सो का मतलब ही इट्सेल्फ होता है,
ठीक है। दैट्स वाई जिस कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है वो इप्सो पोजीशन है, और इस इप्सो पोजीशन पे भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो, मेटा या पैरा पे ही आता है, इप्सो पे भी हो सकता है, बट उसके लिए कुछ स्पेसिफिक हमारे पास यहाँ पे सबस्ट्रेट की ज़रूरत पड़ती है, वो स्पेसिफिक ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो ग्रुप होंगे तो हमारे पास इप्सो सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वो होता है, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या देखना है कि X अगर हमारे पास ऐसा ग्रुप है विच कैन फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है, या विच कैन स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल है वो देखे गए हैं SiMe3, या फिर आप कह सकते हो SiR3 ग्रुप के, यहाँ X, या आपके पास SnR3 या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, या फिर आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, या फिर आइसोप्रोपाइल। ये कुछ हमारे पास ऐसे ग्रुप्स हैं कि ये ग्रुप्स अपनी एडजेसेंट पोजीशन पे अगर कोई कार्बोकेटाइन आता है तो उस कार्बोकेटाइन को बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे मैंने रखा SiMe3, तो मेरे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल सामने दिया है, तो एग्जैक्टली इसी पोजीशन से इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को दिलाए जाते हैं। तो इस पोजीशन पे जो हमारे पास जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरी बात कि हमारे पास यहाँ पे जब SiMe3 के साथ एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा तो इस पोजीशन पे बनेगा कार्बोकेटाइन। तो ये ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करके यहाँ से लीव कर सके, एज वेल इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर सके। तो SiMe3 या जो सिलिकॉन है हमारे पास, वो कार्बोकेटाइन की स्टेबलाइजेशन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में भी बहुत अच्छे से करता है। कार्बन और सिलिकॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली डोनेट कर दिए जाते हैं, ठीक है, रैदर देन कार्बन हाइड्रोजन, क्योंकि हम इवन एलिमिनेशन करवाते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करा के इसकी स्टेबलाइजेशन करवाते हैं ना, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम कार्बन सिलिकॉन के बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो और आसानी से डोनेट हो जाते हैं, तो इससे भी स्टेबलाइजेशन हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के एग्जांपल्स ही आपको बताए हैं जो अगर यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जैसे टर्शरी ब्यूटाइल ही है आपके पास, तो टर्शरी ब्यूटाइल जब अपने इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से लीव करेगा, है ना, ये पार्ट जब यहाँ से लीव करेगा तो वो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा, स्टेबल होगा। दैट्स वाई ऐसे हमें यहाँ पे ग्रुप्स चाहिए जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट भी कर सके ताकि ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो सके, एज वेल यहाँ से जब लीव करें तब वो स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्म में या स्टेबल फॉर्म में लीव कर सके। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है इप्सो सब्स्टिट्यूशन, बट येस देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन सेम उसी पोजीशन पे भी हो सकता है जहाँ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, और वो सब्स्टिट्यूएंट कुछ स्पेसिफिक टाइप के होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो अपनी नेक्स्ट पोजीशन के कार्बोकेटाइन को आसानी से स्टेबलाइज कर सके, जब लीव करे तो स्टेबल फॉर्म में यहाँ से लीव भी कर सके, ठीक है। एक बात का खास ध्यान रखना कि आपके पास सपोज एरोमेटिक सिस्टम पे है फ्लोरीन, या फिर फ्लोरीन से बना हुआ ही एक और ग्रुप CF3, तो इस टाइप के ग्रुप हमारे पास इप्सो सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन देने की बात आई तो फ्लोरीन को बहुत परेशानी होगी, बहुत दिक्कत होगी, या CF3 है तब भी, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इजीली इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने नहीं देगा। दैट्स वाई इन केसेस में तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। कहाँ कहाँ हो सकता है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए डिटेल्ड आपके पास कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपके पास क्यों अप्रोच करता है, क्योंकि खुद के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तब क्या, अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तब क्या, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है तब क्या, कब ऑर्थो, कब पैरा, कब मेटा। और इसके अलावा भी एक और सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलती है, दैट इज़ इप्सो सब्स्टिट्यूशन, और वो किन केसेस में देखने को मिलती है वो भी आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया।